हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि इसके पहले का वीडियो था जो हमारे वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल हम पढ़ा रहे थे और उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में इसके पहले का वीडियो था, उसे जाके आप देखें। और उसके बाद आज का टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक जीवन। जो उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक जीवन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए कि सर्वप्रथम जो राष्ट्र और राज्य की संकल्पना थी कि राज्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, उसका एक सोच डेवलप हुआ उत्तर वैदिक काल में ही। तो इसलिए राजनैतिक जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, राज्य और राष्ट्र की संकल्पना सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होती है। तो जब राष्ट्र और राज्य की संकल्पना उद्भूत होती है और फिर जो ऋग्वैदिक आर्य से बढ़ के आगे उत्तर वैदिक आर्य आते हैं जो कि बस उच्चारण छोड़ के, और जब उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है और उसकी वजह से और जो उनके जीवन में अस्थायित्व आ जाती है, लोग अस्थायी निवास करने लगते हैं, जगह रह के खेती करने लगते हैं। और उसकी वजह से जो राजा थे उनके अधिकारों में भी वृद्धि होती है और साथ साथ उनके कर्तव्यों में भी वृद्धि होती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा को विषमत्ता भी कहते थे। विषमत्ता राजा का नाम था, दूसरे नाम से पुकारते थे विषमत्ता। और ऋग्वैदिक काल में जनस्य गोपा कहते थे, जनस्य गोपा। तो उत्तर वैदिक काल में जो जैसा कि जो ऋग्वैदिक काल में था, जन कई कबीले का मतलब लोग समूह में रहते थे, उन्हें कबीला बना के रहते थे, उन्हें कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे वो लोग। तो उन्हें कबीलों को जन बोलते थे और उनके राजा को जनस्य गोपा बोला जाता था। तो वही जन मतलब कबीले, यहाँ कबीला लिख सकते हैं आप, कबीले आपस में मिलकर उत्तर वैदिक काल में क्या बनाते हैं, जनपद। जनपद में वो जनपद में परिवर्तित होने लगे। तो जैसे कि पुरु जन था कबीला, भरत था, तो पुरु और भरत मिलके क्या बनता है, कुरु जनपद, कुरु जनपद। तुर्वर्ष और किवी था, तुर्वर्ष जन और किवी जन मिलके पांचाल जनपद बनता है। और ये पांचाल जनपद सारे जनपदों में काफी महत्वपूर्ण था ये जनपद। तो इस तरह से जो कबीलाई लोग थे, जो जन थे, वो आपस में मिलके जनपद बनते हैं और यही जनपद आगे चल के महाजनपद का रूप लेता है आगे 6ठी शताब्दी में। फिर जो राजा थे उनमें ऋग्वैदिक काल में 2 समितियां थी, कौन, सभा और समिति। सभा और समिति का उन पे नियंत्रण था, वो उनके पास असीमित अधिकार नहीं थे। तो लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया तो ये दोनों संस्थाएं जो सभा समिति हैं उनका नियंत्रण कम होने लगा, राजा स्वतंत्र होने लगा, अपनी मर्जी से निर्णय लेने लगा और इस तरह इनका नियंत्रण कम होने लगा सभा और समिति का। फिर और इसके बाद जो राजा का जो पद था, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मानते थे उत्तर वैदिक काल में। और इसका वर्णन भी जो ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ा रहे थे तो उसमें ऐतरेय ब्राह्मण है जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि राजा की उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, राजा की उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति से हुई है। तो ये भी यहाँ लिख सकते हैं आप कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, या राष्ट्र बोल सकते हैं, राष्ट्र के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत वर्णित है। इसके अलावा
ऐत्रेय ब्राह्मण में भी ये बताया गया है कि 5 राज्यों और 5 राजाओं के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है उत्तर वैदिक कालीन। तो 5 राज्य मतलब पांचों तरफ के राज्य और 5 राष्ट्र के बारे में भी ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है। और फिर जो राज्य हुआ करते थे और वहाँ के जो राजा थे उनको उपाधि दिया जाता था उत्तर वैदिक काल में। जैसा कि जो उत्तर के राजा थे, उत्तर दिशा में जो राजा राज्य करते थे, उत्तर में यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं पहले, ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 राज्यों व वहां के राजाओं का वर्णन है, का वर्णन मिलता है। तो उत्तर में जो राजा राज्य करते थे उन्हें विराट बोलते थे। उत्तर दिशा में जो थे वो विराट बोले जाते थे। ये काफी महत्वपूर्ण होता है और पूछा भी जाता है इस तरह, और इवन मेंस वगैरह पेपर में ये सब तो यहाँ से काफी क्वेश्चन उठाता है, तो इसे अब ध्यान से समझें। फिर जो दक्षिण में राजा राज्य करते थे उन्हें भोज कहते थे। भोज, राजा भोज के बारे में भी आप सुने होंगे। तो ये नहीं है, वो उनका एक तरह से टाइटल दिया जाता था कि वहाँ के राजाओं को भोज कहा जाता था। फिर पूर्व में जो राजा राज्य करते थे उन्हें सम्राट बोला जाता था। सम्राट, जैसे जैसे सम्राट अशोक जो कि बिहार में थे। फिर पश्चिम में स्वराट, पश्चिम के राजाओं को स्वराट बोलते थे। और उसके बाद जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य में जो थे, मध्य में जो राजा राज्य करते थे उसे राजा ही बोलते थे, राजा। ठीक। और जो राजा इन 5 दिशाओं में, 4 दिशाओं और फिर बीच में 5 राज्यों में राज करता था, 5 राज्य उसके अधिकार क्षेत्र में था, उसे एक राट कहते थे। उसे एक राट जो 4 दिशाओं में राज्य करता था। और एक राट सर्वप्रथम किसे इसकी उपाधि मिली थी, तो ये भी प्रश्न आता है। तो एक राट जो नंदवंश के राजा थे, महापद्मनंद, जो कि आगे हम पढ़ेंगे जब वंश पढ़ाएंगे, तो उन्हें ही सर्वप्रथम एक राट की उपाधि मिली थी। महापद्मनंद काफी शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें एक राट की उपाधि मिली, जो कि ये 5 राज्यों को जीतकर सर्वत्र अधिकार था इनको। महापद्मनंद को सर्वप्रथम एक राट की उपाधि मिली। एक राट की उपाधि। फिर अब बात आती है उत्तर वैदिक कालीन समय में अनेक प्रकार के यज्ञ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते जब जो यज्ञ करते थे, यज्ञों और कर्मकांडों की संख्या बढ़ गई थी। बहुत ज़्यादा जो उत्तर वैदिक काल थे आ रहे थे वो अत्यधिक यज्ञ करने लगे। तो उसी तरह से कई तरह के यज्ञों का भी वर्णन है राजनीतिक जीवन में इनके। जैसे राजसूय, इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है, तो वही राजसूय है। तो राजसूय जो उत्तर वैदिक कालीन राजा होते थे वो राजसूय द्वारा ही अपना राज्याभिषेक कराते थे। तो राजसूय में होता क्या था, जो राजा होते थे वो रत्नद्विषी अनुष्ठान होता था एक प्रकार का। तो उस रत्नद्विषी अनुष्ठान के दौरान जो अपनी जो उनके पदाधिकारी होते हैं, जिन्हें रत्नीन की संज्ञा दी गई, रत्नीन बोला गया, तो उनके घर जा जाके उन्हें सम्मान प्रकट करते थे, उनके घर जाते थे और उन्हें सम्मान देते थे। ये था राजसूय, और उसी के द्वारा उनका राज्याभिषेक होता था। फिर अब बात आती है दूसरा, अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ से तो आप भली भांति परिचित भी होंगे, रामायण देखते होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। जो
जब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि ये क्या था, उस राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा का एक तरह से दर्शाता था कि कोई राज्य कितना शक्तिशाली है, कितना प्रतिष्ठित है, ये दिखाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि वो राजा जिस राज्य में होता था वो राजा एक घोड़ा छोड़ता था और वो घोड़ा जितनी दूर चला जाता था वो उतना क्षेत्र उस राजा के अधिकार क्षेत्र में होता था। और उसके बाद अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया और कहीं किसी स्थान पर रोक दिया, उस व्यक्ति को या उस राजा को उस राजा से जिसका घोड़ा था उससे युद्ध करना पड़ता था। तो ऐसा होता था अश्वमेध यज्ञ। और फिर एक होता था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ एक प्रकार का रथ दौड़ हुआ करता था और इस रथ दौड़ में ऐसा होता था कि राजा का ही रथ आगे कर दिया जाता था कि राजा आप ही आगे चलिए। और फिर एक तरह से ये खान पान का भी यज्ञ था, इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते थे राजा की प्रतिष्ठा और पद के लिए ये यज्ञ हुआ करता था। फिर एक यज्ञ था अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ में ऐसा था कि अग्नि में पशुओं की बलि दी जाती थी और पशु बलि काफी बढ़ भी गई थी उत्तर वैदिक काल आते आते। तो इस यज्ञ में क्या होता था, अग्निष्ठोम यज्ञ में अग्नि में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ थे। फिर दोबारा ये दूसरी चीज आती है जो कि ऋग वैदिक काल में कर स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसको मन करता था कर देता था, जिसको मन करता था नहीं देता था, और उसे क्या बोलते थे, बलि। जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था उसे बलि का नाम दिया गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कर अनिवार्य हो गया है, भाई आपको देना ही देना है, क्योंकि राजा के अधिकार और कर्तव्य में वृद्धि हो रही है, उनके कर्तव्य बढ़ रहे हैं, उनकी ड्यूटी बढ़ रही है, तो आपको कर देना ही पड़ेगा। कर नहीं देंगे तो फिर आपके राज्य का सुरक्षा और उनका दायित्व कैसे उठाएंगे। तो कर अनिवार्य कर दिए। और एक कर किस रूप में होता था, अनाजों के रूप में होता था। फिर कर वसूलने वाला अधिकारी होता था एक, उसे क्या बोला गया, भाग धूक बोला गया। और फिर जो कर इकट्ठा करके रखते थे कोषाध्यक्ष होते थे, तो कोषाध्यक्ष उन्हें बोला गया संग्रहिता। कोषाध्यक्ष उन्हें नाम दिया गया संग्रहिता। संग्रहिता। तो इसके अलावा ये हो गया आपका मुख्य रूप से उत्तर वैदिक राजनैतिक जीवन, जिसमें आप लोगों ने देखा राज्य और राष्ट्र की सर्वप्रथम संकल्पना यहीं से स्टार्ट होती है। फिर ऋग वैदिक काल से आगे आते हैं तो उनके राजा के कर्तव्य और अधिकारों में वृद्धि होती है, अनिवार्य कर प्रणाली हो जाती है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है और राजा स्वतंत्र हो जाता है जो, और फिर जन से जनपद में परिवर्तित होती है और यही चल के आगे महाजनपद का रूप लेती है। और यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन देखा, महापद्मनंद को देखा। और हाँ, इसी ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, यहाँ लिख देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा परीक्षित जो जिन्हें क्या बोला गया, मृत्युलोक का देवता बोला गया, वहाँ मृत्युलोक का देवता बोला गया राजा परीक्षित को। इनका भी वर्णन है। तो इस तरह आज हमने देखा उत्तर वैदिक राजनैतिक जीवन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन और जो मैंने बोला उसे आप ध्यान से दोबारा देखें, समझें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हल करने का प्रयास करें। अब इसके बाद आता है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, और उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी उससे संबंधित वीडियो रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के